ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। और इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। स्टेप ऑफ कैपेसिटेशन, यस 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 यस, वेरी गुड। चलिए चलिए, वेरी गुड बेटा, आ गए, मुझे लगता है सारे लोग आ गए हैं। चलिए वी विल स्टार्ट। ध्यान सुनिए बेटा, हम लोगों ने कल फर्टिलाइजेशन स्टार्ट कर लिया था। फर्टिलाइजेशन का मतलब ही होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, उसको आप सिनगेमी भी बोलते हो। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, आपको लिखना नहीं, आप लिख चुके हैं। ये क्या होता है, सिनगेमी। सिन का मतलब होता है फ्यूजन, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप सिर्फ सुनते जाइए। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है बेटा फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं तो जायगोट बनता है, और इसी प्रोसेस को सिनगैमी भी बोलते हैं। सिन का मतलब होता है फ्यूजन और गैमी का मतलब गैमेट, और फर्टिलाइजेशन होगा तो जायगोट बनेगा। मैंने कहा था फर्टिलाइजेशन जो है स्पीसीज स्पेसिफिक फिनोमिना है, स्पीसीज स्पेसिफिक फिनोमिना है, इसलिए जिस स्पीसीज का ओवम होना चाहिए उसी स्पीसीज का स्पर्म, और वो इसलिए होता है क्योंकि स्पर्म और ओवम के चारों तरफ से केमिकल सब्सटेंस पाए जाते हैं, ठीक है ना। केमिकल सब्सटेंस के पाए जाने की वजह से लॉक एंड की तरह काम करता है। अच्छा एक बात और सुन लीजिए बेटा, फर्टिलाइजेशन जो होता है ये फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, फिजियो केमिकल प्रोसेस है ये, आप ब्रैकेट में लिख लीजिए। जो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फिजियोकेमिकल, फिजियो मतलब फिजियोलॉजी और केमिकल मतलब केमिकल। तो आप खुद ही कह रहे हो सर स्पर्म और ओवम के चारों तरफ केमिकल पाए जा रहे हैं, इसलिए फिजियो, और फिजियो का मतलब होता है बॉडी से रिलेटेड होना। तो फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। हमने कहा था भैया कि स्पर्म के चारों तरफ जो केमिकल सब्सटेंस पड़ा होता है उसको आप एंटी फर्टिलाइजिंग बोलते हैं, एसिडिक अमीनो एसिड का बना हुआ होता है। और जो फर्टिलाइजेशन होता है वो ओवम के चारों तरफ मौजूद केमिकल सब्सटेंस होता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब मेटिंग होती है या कॉपुलेशन होता है, तो मेटिंग या कॉपुलेशन के दौरान लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म्स आर इजैक्युलेटेड इनटू द वजाइना ऑफ द फीमेल। आफ्टर इजैक्युलेशन, इजैक्युलेशन के बाद स्पर्म जो है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में चढ़ना शुरू कर देता है 1.5 to 3 मिलीमीटर पर मिनट की स्पीड से। इजैक्युलेशन के बाद स्पर्म की जो फर्टिलाइजेबिलिटी पीरियड होता है उसका 24 से 48 घंटा होता है। ओवम में देखिए बेटा हमने 24 से 48 लिखा हुआ है, लेकिन 24 को आप अंडरलाइन कर लीजिए, प्रीफर 24 को करेंगे। ओवम में भी हम लोगों ने लिख रखा है 24 से 48 घंटे, आप उसको 24 प्रीफर करेंगे, 48 नहीं। अगर 24 नहीं दिया होगा तब आप 48 टिक करेंगे। तो ओवम का जो फर्टिलाइजेबिलिटी पीरियड होता है वो मेनली 24 घंटे ही होता है, हमने लिखा है आपको 24 से 48 है, ठीक है। लेकिन वायबिलिटी पीरियड 72 आवर्स लिखा है हमने ओवम का। जिंदा तो 72 घंटे तक रहेगा, लेकिन हमारे काम का अगर देखा जाए तो वो जो मेनली 24 घंटे तक ही होता है। लेकिन अगर ऑप्शन में ना हो 24 तब हम 48 घंटा भी टिक कर लेंगे। वैसे जनरली 24 घंटा ही मेन होता है, कभी कभी 48 घंटे तक भी वो फर्टिलाइजेबिलिटी पीरियड रखता है। तो 1 से 1.5 to 3 मिलीमीटर पर मिनट की स्पीड से मूव करता हुआ जाता है और चढ़ता हुआ पहुंचता है एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पर। उधर से ओवम रिलीज होकर के आ जाता है और दोनों करीब करीब आ जाते हैं। अब फर्टिलाइजेशन करेंगे, फर्टिलाइजेशन करने के जस्ट पहले स्पर्म जो है वो फाइनल स्टेप ऑफ मैच्योरेशन में आता है, और फाइनल स्टेप ऑफ मैच्योरेशन को ही आप बोलते हो क्या, कैपेसिटेशन। और कैपेसिटेशन आप लोगों ने लिख रखा होगा 2 से 4 घंटे का वक्त लगता है। आप ना लिख रखे होंगे अगर कैपेसिटेशन में तो लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, मुझे लग रहा है लिखा रखा हूं मैं 2 से 4 घंटे, ठीक है ना। अगर 2 दिया हो, 4 दिया हो, 5 दिया हो, 6 दिया हो, तो तब उस दौरान आप 4 को अंडरलाइन कर लीजिए, 4 को प्रेफर करेंगे। 2 से 4 घंटे कैपेसिटेशन में लगता है। आप लोगों ने हेडिंग डाल रखी होगी स्टेप्स ऑफ कैपेसिटेशन,
तो भाई यही हमको पढ़ना है आज। फिर से एक बार समझ लीजिए, क्योंकि ये चारों पॉइंट दे सकता है और अरेंज करने के लिए कह सकता है। तो हेडिंग डालना है बेटा आपको, स्टेप्स ऑफ कैपेसिटेशन। ठीक है ना? यस, वेरी गुड मैन। तो स्टेप्स ऑफ कैपेसिटेशन में ध्यान सुनना बेटा, मैंने कल एग्जांपल लिया था कि मान लीजिए कोई एक बंदा है जिसकी मैरिज होने वाली है, वो बंदा जब लड़की देखने के लिए जाता है तो लड़की के जो पिताजी है रास्ता साफ करवा देते हैं। तो यहाँ के लड़की मान लीजिए ओवम को, और उसके पिता जो है वो फेलोपियन ट्यूब हैं, और जो लड़का है वो कौन है, स्पर्म। तो फेलोपियन ट्यूब यानी पिताजी क्या करते हैं, रास्ता साफ करवाते हैं। किसके लिए, यानी जो लड़के के चारों तरफ इन्वेटिव फैक्टर की तरह काम करे, उसको रोकने का काम करे। तो पहला पॉइंट यही आता है कि ऑल इन्वेटिव फैक्टर्स व्हिच आर प्रेजेंट अराउंड द स्पर्म आर वास्ड अवे विद द सिक्रीशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द कैपेसिटेशन। तो पहला पॉइंट आपको यही लिखना है बेटा, ऑल इनहिबिटरी फैक्टर्स, all inhibitory factors, all inhibitory factors which are present। आप लोग कोई भी डीपीपी करके मुझे नहीं सेंड कर रहा है नंबर्स, 2-3-4 लोगों को छोड़ दिया जाए, उसके अलावा कोई नहीं कर रहा है बेटा। मेरी बात मान लीजिए, अगर वाकई दिल में और दिमाग में सपना देख रहे हैं नीट में सिलेक्शन लेने का, इससे बेहतरीन आइडिया और तरीका कोई नहीं होगा आपके सिलेक्शन के लिए। अगर आप ऑनेस्टली इस वर्क को करते रहेंगे तो सिलेक्शन बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, वरना आप अपने लिए पहाड़ खुद बनाते रहेंगे, इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं, आप लोग होंगे। इसलिए डेली का डेली डीपीपी मुश्किल से 3-4 लोग हैं, जैसे रवि रंजन कर देता है, मुझे नवदीप भेजता है, अर्णव भेजता है, अंकित भेजता है, ठीक है, मितेश ने भी भेजा है आज। सर बुकलेट सॉल्व की है, बुकलेट सॉल्व अपने तरीके से करिए बेटा आप, मैंने कभी वो चीज नहीं कही। बट आप डीपीपी जो मैंने आपको एक बार एक्सप्लेन किया था कि 5 मिनट में 10 क्वेश्चन जूलॉजी के, 5 मिनट में 10 क्वेश्चन बॉटनी के, ठीक है ना, आप इस तरह के भी कर सकते हो। या फिर मैंने बताया है कि 10 मिनट में 20 क्वेश्चन जूलॉजी के करना है और 10 मिनट में 20, हाँ 20 ही करना है, 5 वाला प्रेफर मत करिएगा, क्योंकि आपके पास अलॉट ऑफ टाइम, घर पे रहते हो 24 घंटे आपके पास है। 10 मिनट में 20 क्वेश्चन जूलॉजी के करने होंगे, 10 मिनट में 20 क्वेश्चन बॉटनी करने होंगे, 40 क्वेश्चन हो गए आपके पास। 5 मिनट में 10 क्वेश्चन करने हो, सॉरी 10 मिनट में 10 क्वेश्चन आपको फिजिक्स करने होंगे। गुड मॉर्निंग अंकित महाराज, अब जगह है ये, टाइम से आ जा करो बेटा। 10 मिनट में 10 क्वेश्चन आपको फिजिक्स के करने होंगे, 10 मिनट में 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के करने होंगे, और चैप्टर्स वही उठाने हैं आपको जो अभी टेस्ट में आने वाले होंगे। इसके बाद आपका जो सेक्टर 17 के स्टूडेंट हैं, जूलॉजी का सिलेबस मैंने ग्रुप में डाल दिया, आप लोग देख लेना, ठीक है ना। पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन जहां तक कंप्लीट हो जाएगा, 9 तारीख का इनका टेस्ट है। तो मैंने आज ग्रुप में अभी डाला थोड़ी देर पहले, 5 मिनट 10 मिनट पहले, तो अपना ग्रुप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये यानी तकरीबन 40 मिनट का आप पेपर अपने घर में खुद एज्यूम करिए आप, और उसे मान करके प्रॉपरली करते रहिए, चैप्टर्स वही उठाइए। सर हमारा कब है, आप लोग रवि रंजन लोग परेशान मत हो, आपका टेस्ट के बारे में कल मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। गुरुकुल वाले लोग परेशान ना हो, उनके लिए कल इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये 6 सेक्टर 17 वालों के लिए मैंने आज बहुत बोली टेस्ट के लिए, ठीक। समझ गए ना सारे लोग। तो 40 मिनट का पेपर एज अ पेपर आपको घर पे करना होगा, वो बिल्कुल भी ब्रेक ना करें, सारे के सारे लोग घर पे करें, ठीक है। मैं जो जितने भी 6 के 6 दिन, ये नहीं कि 3 दिन क्लास लगनी है 3 दिन हम भेजेंगे, नहीं, 6 days यू हैव टू सेंड मी द नंबर्स ऑफ द सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पेपर। 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 10 फिजिक्स, 20 जूलॉजी, 20 बॉटनी। हाँ अगर हो सकता है कि 10 मिनट में ना कर पाओ आप, तो 10 मिनट में नहीं कर पाते तो उसके बाद सॉल्व करिए, बाकी पूरा दिन में आप चाहे जो जितना सॉल्व करिए वो आपकी मर्जी है। तो जो हमने जो 40 मिनट का आपको टाइम दिया, वो 40 मिनट भी तो नहीं, 5 मिनट में 20 क्वेश्चन के, 5 से 10 मिनट, 10 मिनट 40 मिनट ही मान लो आप। तो आपको सबको यही करना है बेटा, ठीक है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप करिए बेटा इस तरीके से। और हाँ दूसरी बात ये भी बता दूं कि जितने लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप अपने नोट्स को बहुत ही प्रॉपरली बनाते रहिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम इस समय चल रहा है कोविड का।
इस डिजीज के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, कब तक ऑनलाइन चले। पिछले साल आप लोग भुक्तभोगी हो चुके हैं, इसलिए प्रॉपरली अपने नोट्स बनाइए, ड्रॉप मत करिएगा लेक्चर्स। आप लाइव क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करें, लाइव क्लास में जुड़ें। हाँ, कभी कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, आफ्टर दैट आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखें, ठीक है। बॉटनी टेस्ट सिलेबस, इसका बेटा वो बॉटनी वाले सर आपको बता देंगे, डोंट वरी, ठीक है। आज या कल में अपना ग्रुप में देख लेना, ठीक है। या चलो हम ही पूछ करके ग्रुप में डलवा देंगे, ठीक है, डोंट वरी। तो सारे लोग एक्टिव रहे। चलिए आ जाते हैं स्टेप्स ऑफ कैपेसिटेशन में। तो हमको डीपीपी के नंबर मिलने चाहिए, ध्यान रखना, वो तो प्राइवेट फैक्टर होना चाहिए, वरना फिर मुझे आपके घर पे बात करनी पड़ेगी कि आप क्या करते हैं घर में पूरा पूरा दिन बैठ के। चलिए देखिए स्टेप्स ऑफ कैपेसिटेशन। बेटा अब आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, कोई छोटे बच्चे नहीं रहे कि आपको डांट के पढ़ाया जाए। डॉक्टर बनने जा रहे हो, अभी 7-8-10 महीने बाद आप डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हो, डॉक्टर यानी सिलेक्ट होकर के डॉक्टर की प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे आप डॉक्टर के लिए, तो छोटे रह गए क्या आप जो आपको डांटा जाए? डेली डेली बताया जा रहा है बात आपको। चलिए आइए से देखते हैं स्टेप्स ऑफ कैपेसिटेशन। तो स्टेप्स ऑफ कैपेसिटेशन में मैंने पहला पॉइंट बोला कि जितने भी इनहिबिटरी फैक्टर्स हैं आपके स्पर्म के चारों तरफ, वो फैलोपियन ट्यूब के सिक्रीशन से वॉश कर दिए जाते हैं। तो ऑल इनहिबिटरी फैक्टर्स व्हिच आर प्रेजेंट अराउंड स्पर्म are which are present around sperm are washed away with the secretion of fallopian tube। ठीक है ना बेटा। दूसरा पॉइंट, ओवम नहीं बेटा, स्पर्म के चारों तरफ। अभी क्या सुना आपने? सौम्य संजय क्लास कल क्लास में थे बेटा आप? कल आप क्लास में थे, इसीलिए थोड़ा दिक्कत आई, ठीक है ना, कोई नहीं। मैंने कहा बेटा कि स्पर्म के चारों तरफ, यानी जो मैंने कहा लड़के के जो चारों तरफ इनहिबिटरी फैक्टर उसको रोकने का काम करें, तो वो हटा दिए जाते लड़के के पिताजी के द्वारा। आ गया पॉइंट ये समझ में पहला बेटा? किसी को डाउट है उसके अलावा? अनुभव को हैंड, अनुभव तो क्लास में नहीं था कल, क्या भाई? अनुभव रिप्लाई मी फास्ट। पता नहीं कि क्या सुनते हो बेवकूफ हो। चलिए एक बार फिर से सुन लीजिए स्टेप ऑफ कैपेसिटेशन में, देहाती लैंग्वेज में उसको सुन लीजिए। मैंने कहा कि भाई एक लड़का है जिसकी शादी फिक्स की गई। अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरे वाह गुड, ठीक है। तो वो लड़का लड़की देखने जाता है, तो लड़की के पिताजी जो है रास्ते से सारी चीजों को हटा देते ताकि लड़का आराम से लाए। मैंने कहा ना, लड़का को स्पर्म मान लीजिए, लड़की मान लीजिए ओवम, और लड़की के पिताजी जो है वो फैलोपियन ट्यूब है। तो ऑल इनहिबिटरी फैक्टर्स व्हिच आर प्रेजेंट अराउंड स्पर्म आर, सॉरी सर मेरे यहाँ नेटवर्क भी आया था, वाईफाई प्रॉब्लम कर रहा था। कोई नहीं अनु, चलो ठीक है। आगे बेटा, दूसरा पॉइंट ये था कि जब लड़का गाड़ी से निकलता है तो अपने बालों में कंघा उंगा मारता है, चश्मा वगैरह लगा के, बेल्ट वगैरह टाई वगैरह टाइट करता है। तो दूसरा पॉइंट ये था कि डीएनए का कंसंट्रेशन बढ़ता है और न्यूक्लियस कंडेंस्ड हो जाता है। तो दूसरा पॉइंट है न्यूक्लियस बिकम्स कंडेंस्ड एंड डीएनए कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। एक बात बताऊं बेटा, अगर ये लेक्चर जिसने एक भी मिस किया, आगे का उसको कुछ समझ नहीं आएगा, ये चैप्टर ऐसा है। अब जब लड़का गाड़ी से उतर लेता था, दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया हमने, उसने अपने आप को पूरा मेंटेन कर लिया। तीसरा पॉइंट क्या करता है, लड़का लड़की के घर के अंदर जब चला जाता है तो बॉक्स निकालता है अपनी पॉकेट से, वो बॉक्स को, रिंग वाला बॉक्स, उस बॉक्स को ढीला करता है। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट क्या है कि जो स्पर्म है, स्पर्म की एक्रोसोमल वॉल क्या हो जाती है, वीकर,
यस यस। तो तीसरा पॉइंट है एक्रोसोमल वॉल बिकम्स वीकर। ठीक है ना। अब एक वॉल डब्बा ढीला हुआ, रिंग बाहर निकलेगी, और जब रिंग बाहर निकलेगी तो उस रिंग के अंदर फिंगर डाल देगी कौन? लड़की। तो यहाँ लड़की का जो फिंगर है वो क्या है? कैल्शियम आयन, है ना। चौथा पॉइंट क्या होगा? परमेबिलिटी ऑफ एक्रोसोमल वॉल इंक्रीजेज फॉर कैल्शियम आयन। अब जैसे कैल्शियम आयन की परमेबिलिटी बढ़ जाएगी एक्रोसोमल वॉल में, एक्रोसिल रिलीज होने लग जाएगा। अब कैल्शियम आयन के इंटर करने के बाद स्पर्म कैपेसिटेटेड हो चुका है, यानी फाइनल स्टेप ऑफ मैचुरेशन कंप्लीट हो गया। नाउ द कैपेसिटेटेड स्पर्म इज रेडी फॉर द फर्टिलाइजेशन। कुछ आया समझ में? अब हम यहां लिख लेंगे नाउ द कैपेसिटेटेड, नाउ द कैपेसिटेटेड आप इस पॉइंट परमेबिलिटी ऑफ एक्रोसोमल वॉल इंक्रीजेस फॉर कैल्शियम आयन टू रिलीज, आप लिख सकते हो टू रिलीज एक्रोलाइसिन या स्पर्म लाइसिन, स्पर्म लाइसिन। फिर पॉइंट लिखना है आपको, नाउ द कैपेसिटेटेड स्पर्म इज रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक ना। सारे पॉइंट नोट कर लिया बेटा आपने? बोलिए। यस, वेरी गुड। यस, अब ये स्पर्म रेडी हो चुका है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो अब वो फर्टिलाइजेशन के क्या क्या स्टेप होंगे तो वो हमको देखना होगा। डालेंगे हेडिंग बेटा। अच्छा नवदीप रह गया, नोट कर बेटा जल्दी। हेडिंग डालेंगे आप लोग। हो गया? हेडिंग डालना बेटा आप लोग, स्टेप्स ऑफ कैपेसिटेशन, स्टेप्स ऑफ कैपेसिटेशन, ओ सॉरी स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। कैपेसिटेशन नहीं बेटा, वो तो आप कर ही चुके। स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने नीचे का पूरा नोट कर लिया होगा। तो भाई इरेज करूं? यस। चलिए ध्यान से सुन। चलिए बहुत ही ध्यान से सुनिएगा बेटा। स्टेप्स ऑफ कैपेसिटेशन में कई स्टेप्स आते हैं। पहला जो स्टेप होगा एक्रोसोमल रिएक्शन।
जो फर्स्ट स्टेप है वो लिखिए एक्रोसोमल रिएक्शन। ध्यान सुनना बेटा, एक्रोसोमल रिएक्शन जैसे शुरू होगी कब, विद द रिलीज ऑफ एक्रोलाइसिन। अभी भी आपने कहा कि सर जैसे ही कैल्शियम आयन की परमेबिलिटी बढ़ेगी एक्रोलाइसिन या स्पर्मलाइसिन रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और आप पहले ही पढ़ चुके हो कि सर एक्रोलाइसिन या स्पर्मलाइसिन में हाइलुरोनिडेज पाया जाता है, जोना परपोरेटिंग फैक्टर या जोना लाइसिन पाया जाता है और न्यूरामाइडेज पाया जाता है। अब एक्रोसोमल रिएक्शन जैसे यानी रिलीज होगी, शुरू होगी, एक्रोसोमल रिएक्शन स्टार्ट्स विद द रिलीज ऑफ एक्रोलाइसिन। अब उसमें एंजाइम होंगे, फर्स्ट एंजाइम इज हाइलुरोनिडेज। ये क्या करेगा, कोरोना रेडिएटा को डिसइंटीग्रेट करेगा विद द डाइजेशन ऑफ द हाइलुरोनिक एसिड। और कोरोना रेडिएटा फॉलिकुलर सेल्स से बनी हुई होती है और फॉलिकुलर सेल्स एक दूसरे से अटैच्ड होती है हाइलुरोनिक एसिड से। अब आप खुद ही समझो यार, टाइल्स जो दीवार में चिपकाते हैं, टाइल्स चिपकती किसकी वजह से, जो सीमेंट वगैरह लगाई जाती है उसी की वजह से चिपक जाती है। अब सीमेंट अगर आप हटा दीजिए तो क्या टाइल्स लगी रह जाएगी, नहीं लगी रह जाएगी, हट जाएगी, लगे कि टाइल्स टूट टूट के अलग आ जाएगी। वैसे ही यहाँ पर कोरोना रेडिएटा जो है वो फॉलिकुलर सेल्स की बनी है और फॉलिकुलर सेल्स एक दूसरे से अटैच होती हैं हाइलुरोनिक एसिड की वजह से। हाइलुरोनिक एसिड डाइजेस्ट कर दिया जाएगा हाइलुरोनिडेज एंजाइम से और फॉलिकुलर सेल्स इसकी वजह से अलग अलग हो जाएंगे तो हट जाएंगे। ये पहला कवर हट जाएगा। दूसरा कवर आता है जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा इज परफोरेटेड बाय जोना लाइसिन। और जैसे ही जोना लाइसिन परफोरेट कर दिया जाएगा, जैसे हम थोड़ी देर के लिए कहें कि भाई ये मान लीजिए ओवम है, और आप पढ़ चुके हो पहले ही कि सर इस ओवम के चारों तरफ जो होती हैं इस तरह से फॉलिकुलर सेल्स थी, ऐसे ऐसे। तो आप ये पहली लेयर आपने हटा दी, जब पहली लेयर हटी तो ये ओवम है और ये होती है स्ट्रक्चर आप पहले ही बना चुके हैं बेटा। इस ओवम के प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जस्ट ऊपर होगी विटलाइन मेम्ब्रेन और ये होगी जोना पेलुसिडा ये वाली। अब इस पर आएगा तो क्या करे, अब ये जोना पेलुसिडा क्या हो जाएगी, ऐसे ऐसे परफोरेट हो जाएगी इस तरीके से। जब ये परफोरेट होगी तो स्पर्म यहीं से ऐसे इंटर कर जाएगा इसी जगह से, ठीक है। तो परफोरेटेड जोना पेलुसिडा से जैसे स्पर्म इंटर करेगा, ये क्या करेगा, किसके टच में आ जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। आपको अगर याद हो तो जब हमने पढ़ाया था इसका स्ट्रक्चर, हमने कहा था कि जैसे आप एक चीज बताओ, हमने जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रंक, हम बनियान पहन रखे हैं अंदर। अगर आप हमारी बनियान को टच करो तो क्या हमको पता नहीं लगेगा, बिल्कुल पता लग जाएगा। और बनियान को विटलाइन मेम्ब्रेन मान लीजिए और हमारी बॉडी की जो ऊपर की सरफेस स्किन वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मान लीजिए। तो अगर आप बनियान को टच करते हो तो मतलब क्या हुआ, हमारी स्किन स्टिमुलेट हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ये देखिए मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेकेंडरी साइड का, और इसके ऊपर देखिए क्या है, ये है विटलाइन मेम्ब्रेन, और ये देखिए परफोरेटेड जोना पेलुसिडा हो गई। तो यहीं से स्पर्म जब ऐसे इंटर कर जाएगा, ये देखिए स्पर्म इंटर करेगा जैसे ही, ये देखिए और टच में आ जाएगा, तो क्या करेगा, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये डिपोलराइज कर जाएगा। कुछ आया, इतना होता है एक्रोसोमल रिएक्शन में। डिपोलराइज होने के बाद आगे का रिएक्शन आगे बताते हैं। कुछ आया समझ में, बोले बेटा, किसी कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक आया समझ में? यस, चलो तो लिख लेते बेटा फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, इसमें लिखना शुरू करिए बेटा। स्टार्ट्स विद द रिलीज ऑफ स्पर्म लाइसिन। नेक्स्ट पॉइंट,
hyaluronidase digest hyaluronic acid with the help of which follicular cells of corona radiata are attached. Hyaluronidase digest hyaluronic acid with the help of which hyaluronic acid लिखा, ऐसे इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए बेटा, इस पॉइंट को ऐसे ब्रैकेट में लिख लीजिए, with the help of which follicular cells of corona radiata are attached. So hyaluronidase digest hyaluronic acid and causes the disintegration ये बेटा उधर दिख नहीं रहा होगा, आप ये डिसइंटीग्रेशन लिखा हुआ है ना, डिसइंटीग्रेशन एंड कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ कोरोना रेडियाटा. लिखिए फटाफट पॉइंट बेटा. कोरोना नाम तो कुछ सुन भी रहे हो इस समय आप लोग. सभी का हो गया बेटा? यस. नेक्स्ट पॉइंट यहां पर लिखना है बेटा, जोना परफोरेटिंग फैक्टर. जोना परफोरेटिंग फैक्टर causes the perforation of zona pellucida. Zona pellucida. Next point. From perforated zona pellucida sperm comes in contact with plasma membrane of secondary oocyte and causes its depolarization.
तो सेकेंडरी oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जैसे ही स्पर्म टच करेगा वो डीपोलराइज हो जाएगी, ठीक है ना। इतना होता है एक्रोसोमल रिएक्शन में, इतना लिख लीजिए, फिर आगे की बात मैं बोलता हूँ। हो गया माय डियर? ओके, सारे लोग नोट कर लिए बेटा? यस, वेरी गुड। इस समय की मार से हम सभी को लड़ना है बेटा, इसलिए अपनी स्टडी पर कोई भी अफेक्टेड नहीं करना है किसी को भी। अपनी स्टडी से कोई भी समझौता आप लोग नहीं करेंगे। ये नहीं कि घर बैठ गए तो एंजॉय करो, आप फिर एंजॉय करने वाले हो जाओगे बेटा। परसिस्ट वही करता है जो किसी भी तरीके की कोई भी सर्कमस्टांसेस हो उसको झेलने की जो क्षमता रखता है, उसी का एवोल्यूशन होता है, वही परसिस्ट करता है। इसलिए आप समय को देखते हुए समय के अकॉर्डिंग मॉडिफाई हो जाइए। ये नहीं कि घर बैठ गए बहाना कर लिए कि हमारा नेटवर्क इशू है, हमारे पास पैसे नहीं, हमारे पास मोबाइल नहीं है, फिर तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे? तो वो सारे सेकेंडरी इशू बनाइए बेटा। स्टडी पर बिल्कुल भी इससे समझौता नहीं करना है आपको, है ना। क्या कर सकते हैं बेटा हम लोग, इसलिए आप बिल्कुल भी कहीं पर कोई भी ढीलापन नहीं करेंगे। तो चलिए, आप पढ़ रहे थे स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन में पहला पॉइंट आपने पढ़ा एक्रोसोमल रिएक्शन। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे स्टेप में कॉर्टिकल रिएक्शन। तो हेडिंग डालेंगे बेटा कॉर्टिकल रिएक्शन। ध्यान से सुनिएगा। आपने अभी भी कहा कि सर जब एक्रोसोमल रिएक्शन हुई तो परफोरेटेड जोना, एक बात ध्यान रखना बेटा, जोना पेलोसिडा तब तक रहती है जब तक पूरी तरीके से इम्प्लांटेशन ना हो जाए। हाँ बिल्कुल, पॉली एम्ब्रियोनी को रोकेगा ये कॉर्टिकल रिएक्शन। ध्यान से सुन लीजिए, अभी ध्यान सुना सब लोग। जोना पेलोसिडा तब तक रहती है जब तक प्रॉपरली इम्प्लांटेशन ना हो जाए, इम्प्लांटेशन होने के बाद वो हटती है, ठीक है। तो ध्यान सुनना बेटा, जो परफोरेटेड जोना पेलुसिडा जैसे ही परफोरेट होगी, स्पर्म क्या करेगा, उसी छेद से परफोरेटेड से नहीं जो छिद्रित हो जाएगी, तो स्पर्म क्या करेगा, इंटर करेगा सेकेंडरी oocyte के अंदर। तो जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए स्पर्म जैसे ही परफोरेटेड जोना पेलुसिडा से अंदर करे, टच इंटर करने की कोशिश करेगा, वो तुरंत कांटेक्ट में किसके आ जाएगा, सेकेंडरी oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। अब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगी, डिपोलराइज्ड हो जाएगी। डिपोलराइजेशन का मतलब होता है आपकी बॉडी में जितनी भी सेल होती हैं, सेल के ऊपरी सरफेस पे प्लस चार्ज होता है, अंदर सरफेस पे माइनस चार्ज होता है, यानी आरएमपी मेंटेन्ड रहता है। आप 11th में पढ़ चुके होंगे आरएमपी क्या होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस। हमने आप लोगों को बता रखा है, टिश्यू चैप्टर जब पढ़ाया था वहां पर आरएमपी बताया था क्या होता है। तो -70 मिली वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस वो मेंटेन्ड रहता है। अब जैसे ही यही सेकेंडरी oocyte है तो -70 मिली वोल्ट उस पर बना हुआ था, जैसे ही स्पर्म ने टच किया क्या मिल गया उसको, स्टिमुलस, पोलरिटी चेंज हो गई, वो क्या कर गई, डिपोलराइज हो गई। तो ध्यान देना बेटा, जैसे हम मान लेते हैं कि भाई ये सेकेंडरी oocyte है, तो ये अपना उसका कहीं न्यूक्लियस होगा, वैसे तो न्यूक्लियस अभी यहाँ है ही नहीं सेकेंडरी oocyte में। सेकेंडरी oocyte में न्यूक्लियस छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में पड़ा होता है। तो यहाँ पर सपोज करो ये सेकेंडरी oocyte है, ध्यान देना बेटा, ये है परफोरेटेड जोना पेलुसिडा। मैं बना ही देता हूँ ये डायग्राम, आप भी बना लीजिएगा तो समझने में हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। ये आपकी है परफोरेटेड जोना पेलुसिडा। चलो ये देखिए परफोरेटेड जोना पेलुसिडा है ये, ध्यान देना बेटा। किसी परफोरेटेड जोना पेलुसिडा से जैसे ही स्पर्म एंटर करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ये देखिए क्या है, विटलाइन मेम्ब्रेन।
ये विटलाइन मेम्ब्रेन क्या करेगी, ये पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ये देखिए परफोरेटेड जोना पेलोसिडा के कांटेक्ट में आ जाएगी। यानी स्पर्म जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन से टच करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डीपोलराइज करेगी, जो विटलाइन मेम्ब्रेन होगी वो पीछे की तरफ शिफ्ट होगी, पेरी विटलाइन स्पेस क्रिएट हो जाता है। एक ये ग्रीन कलर दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा है बेटा? आपको अगर याद हो, ये जो ग्रीन वाली लेयर है ये हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पे दिखाया था, लेकिन जैसे ही स्पर्म टच करेगा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पीछे की तरफ शिफ्ट होगी, यानी कांटेक्ट में आ जाएगी जोना पेलोसिडा के। यहाँ इतना गैप होता नहीं, वो हमने दिखाया है सिर्फ आपको समझाने के लिए बेटा, ठीक है? हाँ, वेरी गुड भाई। तो अब ये विटलाइन मेम्ब्रेन पीछे की तरफ शिफ्ट होगी, कम्स इन कांटेक्ट विद द परफोरेटेड जोना पेलोसिडा एंड क्रिएट अ स्पेस इन बिटवीन विटलाइन मेम्ब्रेन एंड plasma membrane of secondary oocyte, and that space is named as perivitelline space. Perivitelline space, ये पेरीविटलाइन स्पेस क्रिएट हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा? फिर से सुन लीजिए, कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिपोलराइज करती है, इसके डिपोलराइजेशन होने से ही जो विटलाइन मेम्ब्रेन है वो पीछे की तरफ शिफ्ट होगी, पेरीविटलाइन स्पेस क्रिएट होगा। अब न्यूरोअमानिडेज स्पर्म लाइसिन में तीसरा एंजाइम था। न्यूरोअमानिडेज के इन्फ्लुएंस में ये जो सेकेंडरी oocyte है इसका साइटोप्लाज्म होगा, इस सेकेंडरी oocyte के साइटोप्लाज्म में होंगे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। क्या होंगे भैया? इस तरीके से कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं, सॉरी ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होंगे इस तरीके से। ये देखिए रेड वाले जो मैं दिखा रहा हूं ये सब क्या है? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, इसके सेकेंडरी oocyte के साइटोप्लाज्म में होंगे। ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं? पेरीफेरी की तरफ मूव करते हैं, ये देखिए ऐसे पेरीफेरी की तरफ मूव करेंगे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, और मूव करके ये जा करके किससे फ्यूज हो जाएंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जैसे ये, जैसे मान लीजिए कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स आए, ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऐसे आकर के फ्यूज हो जाएंगे, और इनका मूवमेंट होता किसके अंडर में है? न्यूरोअमानिडेज के इन्फ्लुएंस में। तो न्यूरोअमानिडेज के इन्फ्लुएंस में कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स पेरीफेरी की तरफ मूव करते हैं एंड बिकम्स फ्यूज टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte। आफ्टर फ्यूजन ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं ये क्या करते हैं? रिलीज करते हैं क्या? केमिकल सब्सटेंस। ये देखिए खूब ढेर सारा केमिकल सब्सटेंस रिलीज होने लग जाता है। ये देखिए कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं? रिलीज करते हैं ये सब केमिकल सब्सटेंस बेटा, इस तरीके से। वो तभी होगा जब एक स्पर्म इंटर कर जाएगा, ध्यान देना बेटा। ये केमिकल सब्सटेंस रिलीज तभी होगा, स्पर्म टच करेगा, टच करने के बाद इंटर भी कर जाएगा, और जैसे इंटर कर जाएगा तो ये सारे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स पेरीफेरी तरफ बढ़ेंगे, आकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज करेंगे, और कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जैसे ही फ्यूज कर जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, यही कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स इस पेरीविटलाइन स्पेस में केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करेंगे। केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करने के बाद होगा क्या कि जो परफोरेटेड जोना पेलोसिडा है, विटलाइन मेम्ब्रेन है, और ये जो केमिकल सब्सटेंस, ये तीनों लोग मिल करके हार्ड और स्टिफ लेयर बना देते हैं, और हार्ड और स्टिफ लेयर यही कहलाती है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। यही क्या कहलाएगी? फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। और फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन क्या करती है? एक स्पर्म अगर इंटर कर गया तो दूसरे स्पर्म को अंदर आने नहीं देती है, यानी क्या करेगा? पॉली एम्ब्रियोनी को रोकेगा। क्या करेगा? पॉली एम्ब्रियोनी को रोकेगा, यानी एक स्पर्म इंटर कर गया, अब और स्पर्म इसके अंदर ना आने पाए। तो ये होता भैया कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स में। तो दिस इज द फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन
ठीक है, किससे किससे बनी होगी? कंसिस्ट ऑफ क्या? केमिकल सब्सटेंस और क्या रखेगी? विटलाइन मेम्ब्रेन केमिकल सब्सटेंस विटेलाइन मेम्ब्रेन जोना पेलुसिडा, लेकिन वो कैसी? परफोरेटेड जोना पेलुसिडा, आप डायग्राम बनाइए, घबराइए मत, एक बार फिर से बता दूंगा मैं, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो होती है ये पॉलीएम्ब्रियोनी को रोकती है। तो फिर से सुन लीजिए बेटा, कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होता है? ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, ये हमने जो दिखाया है मूवमेंट ऑफ कॉर्टिकल कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स अंडर न्यूरा अमानिडेज। न्यूरा अमानिडेज उधर दिखने लगा बेटा, है ना, एक सेकेंड। मैं इधर लिख दे रहा हूं, अंडर न्यूरा मानिडेज। तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स मूव करते हैं अंडर द न्यूरो अमानिडेज, ठीक ना। और ये क्या है? केमिकल सब्सटेंस, released by cortical granules in कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, ब्रैकेट में लिख लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन साथ में, क्योंकि कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो चुके हैं। इन पेरीविटेलाइन स्पेस। डायग्राम बना लीजिए बेटा, फिर जैसे ही डायग्राम बनाओगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपको ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। प्लीज नोट डाउन दिस। उनके डायग्राम वीरो, यस, वेरी गुड, वेट, मुस्कान, चलो बना लो बेटा, बना लो, कोई नहीं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte। दिशा क्लियर व्यू हो रहा है बेटा आपको? कोई दिक्कत तो नहीं इतने बड़ा फॉन्ट में? ठीक है, ठीक है, ओके ओके, वेरी गुड, बना लो फटाफट। हो गया सारे लोगों का? चलिए ध्यान सुनिएगा बेटा,
तो कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होते हैं कि जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन डीपोलराइज करेगी, न्यूरामाइडेज की इन्फ्लुएंस में कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स पेरीफेरी की तरफ मूव करेंगे, मूव करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज कर जाएंगे और फ्यूज होने पर पेरीविटलाइन स्पेस में केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करेंगे। वो केमिकल सब्सटेंस फ्यूज हो जाते हैं परफोरेटेड जोना पेलोसिडा के साथ, जिसकी वजह से हार्ड टफ एक लेयर बनके तैयार हो जाती है, जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। और ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जैसे ही बनेगी तो ये दूसरे स्पर्म को एंटर करने नहीं देगी। यही होता है कॉर्टिकल रिएक्शन। समझ में आ गया बेटा सबको? मैं मिटा लूं क्या इसको? यस। डायग्राम डालने जा रहा हूं बेटा मैं। चलिए लिखते हैं बेटा। Starts with the depolarization of plasma membrane of secondary oocyte. Next point. On depolarization, the cortical granules move towards periphery. रवि मार्कर बोल दे जाए बढ़िया सा चल रहा हो, जो कोई भी मार्कर दे जाए काला। मूव टुवर्ड्स periphery, moves toward periphery under the influence of neuraminidase and get fused। एक सेकंड बेटा बोलिए। राजेंद्र सर, अरे इधर हो ना, अरे क्लास में ले रहा हूँ, बोलो ना, इधर रहो ना, इधर कर लो। ठीक है ना बेटा? तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूरामाइडेज एंड गेट फ्यूज्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन of secondary oocyte. On depolarization, the cortical granules move towards periphery under the influence of neuraminidase and get fused with plasma membrane of secondary oocyte. Next point. After fusion with plasma membrane,
after fusion with the plasma membrane, cortical granules releases chemical substances in perivitelline space. In perivitelline space, which fuses with perforated zona pellucida and causes the formation of fertilization membrane and causes the formation of fertilization membrane. Fertilization membrane prevent पॉलीस्पर्म। नोट कर लो बेटा। तो अगर आपको याद आ रहा होगा तो हम लोगों ने जब स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पढ़ा था तो वहां पर हमने कहा था स्पर्म लाइसिन रिलीज होता है और स्पर्म लाइसिन में एंजाइम पाया जाता है न्यूरामाइडेज, हाइलुरोनिडेज, जोनालाइसिन। तो हाइलुरोनिडेज का आपने का काम देख लिया, उसका जोनालाइसिन का काम देख लिया और न्यूरामाइडेज का भी काम देख लिया। न्यूरामाइडेज की वजह से फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनी है जिसकी वजह से पॉलीस्पर्मी नहीं होता है। इसीलिए क्या लिख रखा है मैंने, प्रिवेंट द पॉलीस्पर्मी। और आपको याद आ रहा हो तो ये पॉइंट हमने वहां पे बोला था। तो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनी किसकी इन्फ्लुएंस में, न्यूरामाइडेज की वजह से। इसीलिए न्यूरामाइडेज को हमने बताया था कि पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करता है। ये काम होता है, ये होता है कॉर्टिकल रिएक्शन। समझ में सबको आगे बढ़ा है कॉर्टिकल रिएक्शन क्या होता है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बेहिचक आप बेटा पूछिए फटाफट। इशिका हो गया हो, यस वेरी गुड वेरी गुड। लविश ठीक है। यस अब इसके बाद हम लोग डालते हैं हेडिंग एंट्री ऑफ स्पर्म। तो आप पढ़ रहे थे स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन स्टेप में यही होता है, सबसे पहला कॉर्टिकल रिएक्शन, सॉरी सबसे पहला एक्रोसोमल रिएक्शन, फिर कॉर्टिकल रिएक्शन, फिर एंट्री ऑफ स्पर्म। अब स्पर्म आया, टच किया, यानी अंदर तो इंटर कर गया ना प्लाज्मा में, भाई जोना पेलोसिडा परफोरेट हो गई, अंदर इंटर कर गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आई और कांटेक्ट में आते ही क्या कर जाएगा, इंटर कर जाएगा। तो कैसे इंटर करता है, तो हेडिंग डालेंगे बेटा एंट्री ऑफ स्पर्म, तीसरा स्टेप है इसका। मिटा लो क्या, नोट हो गया सभी का। यस देखते बेटा एंट्री ऑफ स्पर्म। ये थोड़ा सा समझा देते हैं क्योंकि टाइम तो बचा नहीं, आज तो हो नहीं पाएगा।
लेकिन कोई बात नहीं, जरा देख लीजिए। ये ह्यूमन का एक नहीं होता है बेटा, ध्यान रखिए, बस हम सिर्फ समझाने जा रहे हैं, किसी भी एक को लेके हम बोलने जा रहे हैं, ठीक है। ये होता है एनिमल हेमिस्फीयर और ये होता है वेजिटल हेमिस्फीयर। एनिमल हेमिस्फीयर और वेजिटल हेमिस्फीयर, किसमें किसी भी एक में ये पता करना हो कि एनिमल हेमिस्फीयर किधर है, वेजिटल हेमिस्फीयर किधर है, उसको आप पानी में डिप कर दीजिए। तो जिधर देखिए जो वेजिटल हेमिस्फीयर होता है इसमें यॉक होता है बेटा, ये इसमें होते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं, और इसमें होता है यॉक वेजिटल हेमिस्फीयर में। यॉक सैक नहीं बोलते बेटा, यॉक सैक की बात हम आगे करेंगे, डोंट वरी, यॉक होती है। और एनिमल हेमिस्फीयर में क्या होते हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। अब ये पता करना है कि एनिमल हेमिस्फीयर किधर है, वेजिटल हेमिस्फीयर किधर है, तो इसको पानी में डिप कर दो। जो पोर्शन ऊपर की तरफ तैरता हुआ नजर आए, दिखे जो आपको, वो हल्का होता है, एनिमल हेमिस्फीयर होगा, वो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होंगे। और वेजिटल हेमिस्फीयर में यॉक होता है, तो यॉक भारी होगा, वो डूबा हुआ नजर आएगा। इस तरह से पता लग जाता है। तो सपोज करो कोई स्पर्म है, अब इस एग से फर्टिलाइज करने के लिए आता है, तो सपोज तो जैसे ही मान लीजिए कोई स्पर्म यहाँ पर आया, ये देखिए आता है, जैसे इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच कर इधर से तो एंटर करेगा। एक चीज बताओ, आप किस रास्ते को फॉलो करते हो, आप हमेशा उसी रास्ते को फॉलो करते हो जिस रास्ते में बाधाएं कम आए, आपको रुकावट ना मिले। यॉक जो होता है वो यॉक जो होता है वो स्पर्म के लिए बाधा की तरह काम करते हैं, नहीं एंटर होने से रोकता है। तो फिर स्पर्म बेवकूफ थोड़ी ना है कि जो है इधर से एंटर करेगा, वो हमेशा इस साइड से एंटर करेगा जिधर यॉक हो ना। तो मान लीजिए इधर से एंटर करने की कोशिश करता है, तो जैसे ही ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगी, इसी जगह पर इनवेजिनेट हो जाती है इस तरीके से। और जब इनवेजिनेट होती है तो देखिए ये डिप्रेशन क्रिएट हो गया, एक कोन लायक स्ट्रक्चर बन गया, देखिए ऐसे ऐसे नहीं लग रहा, कोन है ये, इसी को बोलते हैं कोन ऑफ रिसेप्शन, कोन ऑफ रिसेप्शन। अभी कुछ बनाना नहीं, सिर्फ सुन लीजिए, इसको कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं बचा हुआ है। अब कोन ऑफ रिसेप्शन है, तो ये क्या करेगा, स्पर्म पूरा अंदर चला जाएगा, ठीक है, होल स्पर्म एंटर्स इनटू द सेकेंडरी साइड। अगर आप बाहर से देख रहे हो, जैसे आप एक रूम को मान लीजिए कि वो सेकेंडरी साइड है और आप हो गए स्पर्म, तो रूम का जो दरवाजा खोलेंगे तो दरवाजा देखिए जब खुलेगा तो वो कोन ऑफ रिसेप्शन ही बनेगा। और जैसे ही आप अंदर अंदर चले जाएंगे, दरवाजा बंद कर लीजिए, बाहर वाला जो इंसान देख रहा होगा वो कहेगा इस कमरे ने इस इंसान को खा लिया। तो स्पर्म जैसे इंटर हो जाएगा सेकेंडरी oocyte के अंदर, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि फाइगोसाइटोसिस अकर्स बाय सेकेंडरी oocyte ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म को सेकेंडरी oocyte ने खा लिया। अब जैसे ही स्पर्म एंटर करेगा कमरे के अंदर, तुरंत अपनी टेल को रिलीज कर देगा, टेल खत्म हो जाएगी, क्या बचेगा, मिडिल पीस और हेड, नेक तो रहेगी ही। अब जैसे वो एंट्री कर जाएगा तुरंत अपने आप को 180 डिग्री पे घुमा देगा। तो सपोज तो जैसे मान लीजिए स्पर्म आ रहा था और ये देखिए हेड है, और ये मान लीजिए मिडिल पीस है और ये टेल है, रफली समझना है बेटा। तो जैसे ये पूरा पूरा एंटर कर जाएगा, टेल खत्म हो जाएगी, तो ये घूम जाएगा 180 डिग्री एंगल पर। तो ये जो हेड है इस साइड में आ जाएगा और ये जो मिडिल पीस है वो इस साइड में आ जाएगा, तो मैं 180 डिग्री पर रोटेट करेगा। अब ये आगे की तरफ चलता चला जाएगा। आगे की कहानी बताते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर, ठीक है बेटा। ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। डीपीपी सारे लोग करेंगे, ठीक है, उसमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, मैंने सभी को बोल रखा है। और नेक्स्ट टेस्ट की प्रिपरेशन में अच्छे से लग जाइए, बेहतरीन टेस्ट देना है आपको। और नेक्स्ट लेक्चर पर आप पढ़ के अच्छे से आइएगा, ठीक है। जो भी सेक्टर 17 वाले हैं, पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन टिल
कवर्ड, जहां तक कवर हो जाएगा वहां तक आएगा टेस्ट में। तो आप लोग रेडी हो जाइए सेक्टर 17 वाले अपने टेस्ट के लिए, ठीक है ना बेटा। चलो तो आप मेहनत करिए। और हाँ, अगले दिन हम जो है क्वेश्चन कुछ करवाएंगे आपको क्लास में ही, 5 से 10 क्वेश्चन।